हाँ जी। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोग कवर कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बच्चों ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर जानवी हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे इन पार्ट्स को कवर करते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें थी जो कवर करी थी। जैसे कि मैंने जानवी सबसे पहले स्टूडेंट्स को बताया कि इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस के अंदर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में। इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1947 में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था हमारे पास 1951 में। तो इंडिपेंडेंस मिली 1947 में और फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 में। तो जानवी कंफर्म्ड है कि इंडिया के बारे में प्लान किया होगा फ्यूचर में, सोचा होगा कि इंडिया के लिए क्या किया जाए। तो प्लान किया मतलब फ्यूचर के बारे में सोचा, तो 5 ईयर प्लान्स आए। तो सोचा किसने? सर हमारे पास ना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम सर, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। सर इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने फ्यूचर के बारे में सोचा होगा। तो उन 5 ईयर प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। तो इन शॉर्ट आप लोगों को बता देता हूँ, यस, इन शॉर्ट आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही किया था कि जैसे फ्रीडम मिली, फ्रीडम के बाद माइंड में आया दैट हाउ टू यूटिलाइज दिस स्कैर्स रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एंड टू यूटिलाइज द स्कैर्स रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, माइंड में 3 क्वेश्चन आते हैं दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। और इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। और इंडिया ने अडॉप्ट किया मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो 1951 के अंदर फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया और 1951 से लेकर 1990 तक जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए, उन सारे 5 ईयर प्लान्स के अंदर इंडिया ने किस किस एरियाज में डेवलपमेंट करी, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, इक्वेशन कैसे सॉल्व किए, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था। यस, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट था जो पार्ट 1 के अंदर आप लोगों के साथ वीडियो में होगा, आप लोग देख सकते हैं जी। आज मैं इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। सेकंड स्टार्ट पार्ट में जानवी मेरे पास आता ही क्या है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, ये फर्स्ट पार्ट में कवर हो गया था। 4 ही गोल्स होते हैं, दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये मेरे पास जानवी सेकंड पार्ट है, दैट इज एग्रीकल्चर। क्योंकि जानवी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास पार्ट क्या है? हमारे पास पार्ट है कि सर हम लोग बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताना है, बट इंडिपेंडेंस के बाद बताना है। सर किसके बारे में बताना है? इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। सर इकोनॉमी इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो आप एक काम करो कुणाल सर, इंडिपेंडेंस के बाद एग्रीकल्चर में क्या हुआ था, इंडस्ट्रीज में क्या हुआ था, सर्विसेज में क्या हुआ था, ये ओवरव्यू तो मैंने लास्ट क्लास पार्ट 1 में दे दिया था। आज मैं इस चीज को स्टार्ट कर रहा हूं कि एग्रीकल्चर में क्या हुआ था। तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म्स आए थे और रिफॉर्म्स को भी हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया मैम, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स, हाँ, लैंड रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स। तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? क्या कह रहे हैं जानवी? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडिएट्स। यस सर, मुझे अच्छी तरह पता है कि जब हमारी कंट्री में कौन थे? ब्रिटिशर्स। जब हमारी कंट्री में कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने एक जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था बच्चों? जमींदारी सिस्टम, जिसमें सर लगान कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम एक्चुअल टाइलर। बिल्कुल सर, बिल्कुल याद होगा सर। उस टाइम पर सर हमारी प्रोडक्टिविटी भी लो थी सर, कि हम लोगों को अभी भी इंडिया की इकोनॉमी को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोलने के बावजूद ब्रिटिशर्स की वजह से हमको तब भी अपना एग्रीकल्चर यूएस से इंपोर्ट करवाना पड़ता था। सर द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट वर्क फोर्स। सर कुणाल सर, जब ब्रिटिशर्स थे हमारी कंट्री के अंदर, तब हमारी कंट्री का 85% लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद अभी भी 70 to 75% लोग डिपेंडेंट है सर किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है सर, ये तो आप तब की हमको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो कि ब्रिटिशर्स गए हैं तो ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया और अब क्या स्टेटस है। बट सर अब ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, तो जरा प्रॉब्लम्स बताओ सर एग्रीकल्चर में। सर फर्स्ट प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम जो कि इंडिपेंडेंस से पहले भी थी, सेम प्रॉब्लम। क्या सर? लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी। शायद से आप लोग भूल चुके हैं कि एग्रीकल्चर से पहले, ब्रिटिशर्स के पहले भी लो प्रोडक्टिविटी थी। सेकंड सर, दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ सर, जहां पर हमको लोग दिखते हैं कि काम कर रहे हैं, बट उनके काम करने का कोई फायदा नहीं होता सर। एक्स्ट्रा लोग इन्वॉल्व हैं सर। 2 लेबर से काम हो सकता है, बट लेबर 5 इन्वॉल्व है, तो 3 लोग तो सर सिर्फ दिख रहे हैं काम करते हुए। दे आर ओनली अपेरेंटली सीइंग द वर्क, बट सर उनके काम करने का कोई फायदा नहीं हो रहा। तो क्या क्या हो रहा है बच्चे? लो प्रोडक्टिविटी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट,
हमारे पास और क्या था सर, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सर आप किसके बारे में बता रहे हैं, सर हम एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर के फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर। कब, जब ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, ब्रिटिशर्स। तो क्या क्या हुआ बच्चों, जरा बताना क्या क्या हुआ। फर्स्ट मेरे पास सर लो प्रोडक्टिविटी थी, किसमें लो प्रोडक्टिविटी थी, एग्री सर डिस्गाइज्ड। सर थर्ड मेरे पास फीचर क्या, हाई डिपेंडेंस ऑन सर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सर ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी सर अभी भी फार्मर सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए फार्मिंग नहीं कर रहे थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, खुद के जीने के लिए फार्मिंग कर रहे थे। नेक्स्ट सर हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, सो देयर वाज मेनी ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजीज एंड हार्वेस्टिंग मशीन्स। हार्वेस्टिंग वाज जनरली डन मैन्युअली एंड वाज टिडियस, मतलब कि बहुत पुराना था। कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे किसके बीच में, टेनेंट्स और, अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, आपको पता होगा पहले कौन सिस्टम था, जमींदारी। उसमें सबसे ऊपर कौन थे, ब्रिटिशर्स। फिर कौन थे, जमींदार। फिर कौन थे, अब ब्रिटिशर्स तो चले गए, बट अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे किसके बीच में जी, जमींदार और किसके बीच में, लैंडलॉर्ड। जमींदार और किसके बीच में। तो स्टूडेंट्स मेरे पास कुछ ऐसे फीचर्स जब हमारी कंट्री में अभी ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, और बच्चा मुझे बोल रहा है कुणाल सर ब्रिटिशर्स गए, मैं बोला हाँ ब्रिटिशर्स गए, कह रहे सर फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर बताओ। तो इसका मतलब यार, इसका मतलब जब कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स थे तब के फीचर्स अलग थे। तब के फीचर्स क्या थे सर, जमींदारी सिस्टम, सर लो प्रोडक्टिविटी, सर पार्टीशन इफेक्ट, सर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस, सर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर ये फर्स्ट चैप्टर हम आपने हमको पढ़ाया है, पर तब आपने हमको बताया था कि एग्रीकल्चर के फीचर्स बताओ जब ब्रिटिशर्स थे। आज बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर के फीचर्स बताओ जब ब्रिटिशर्स जा चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस कुणाल सर अलग अलग आ सकते हैं सर, जबकि सर फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। दोबारा सर यहां पर भी आ रहा है क्या, लो प्रोडक्टिविटी। यहां पर मुझे दिख रहा है क्या, लो प्रोडक्टिविटी। यहां पर सर दिख रहा है सर टेनेंट के रिलेशन, वहां सर आपने बोला था जमींदारी सिस्टम, वहां क्या बोला था, जमींदारी सिस्टम। यहां पर भी है सर हमारे पास जमींदारी सिस्टम नहीं है, बट सर क्या है जी, रिलेशन है सर किसके बीच में, लैंडलॉर्ड और टेनेंट। सर यहां पर क्या, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सर हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। सर क्योंकि सर हमको पता है इरिगेशन, और सर आपको पता है आपने वहां पर ही बताया था कि इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। सर यहां पे भी आप यही बोल रहे हो कि अभी भी हाई डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। सर फार्मर अभी भी कमर्शलाइज बेसिस पे फार्मिंग नहीं कर रहे, बेचने के लिए नहीं कर रहे सर, अपने खुद के जीने के लिए कर रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अभी भी क्या यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अभी भी सर कॉन्फ्लिक्ट से किसके बीच में, टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स। इसका मतलब स्टूडेंट्स एक बात कंफर्म्ड है, ये भी मेरे पास फीचर्स हैं एग्रीकल्चर के, बट कब के फीचर्स हैं, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद। बट जब ब्रिटिशर्स थे तब के फीचर्स अलग थे। तो सर हुआ क्या फिर, सर फिर हुआ क्या एग्रीकल्चर में, क्या हुआ सर, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आए। क्या है बच्चे, हाँ जी एग्रीकल्चर में क्या है, रिफॉर्म। सर कौन कौन से रिफॉर्म्स आए, मेनली बेटा दो रिफॉर्म्स आए। एक है मेरे पास कौन सा, लैंड रिफॉर्म्स, और एक मेरे पास आए टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। दो रिफॉर्म्स आए, एक कौन से आए, लैंड रिफॉर्म्स, और एक कौन से आए, सबसे पहले क्या है, लैंड रिफॉर्म। सर लैंड रिफॉर्म प्राइमली रेफर्स टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। मतलब लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है ओनरशिप को चेंज करना। लैंड होल्डिंग जिसके पास है, होल्डिंग कम हो जाना और ओनरशिप चेंज हो जाना, होल्डिंग कम हो जाना, ओनरशिप चेंज होना जाना। सर ओनरशिप चेंज होने का मतलब होता है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज, और होल्डिंग कम हो जाने का मतलब होता है लैंड सीलिंग। इसका मतलब सर इस रिफॉर्म्स में सर दो तरह के रिफॉर्म आए। इसके अंदर सर दो तरह के मेरे पास पार्ट आए। कौन कौन से पार्ट आए बच्चों मेरे पास, सर एक मेरे पास कौन सा आया, अबॉलिशन। एक मेरे पास कौन सा आया, अबॉलिशन किसका बच्चों, हाँ जी, एक मेरे पास क्या आया, अबॉलिशन। अबॉलिशन किस चीज का, इंटरमीडिएट। और एक मेरे पास क्या आया, लैंड सीलिंग। क्या आया, ये हमारे पास कौन से रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म है, सो लैंड रिफॉर्म मेजर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका मतलब और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जहां पर ये लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए गए होंगे फॉर अटेनिंग द रैशनल। रैशनल का मतलब होता है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना किसी के पास ज्यादा होगा ना किसी के पास कम होगा। तो सर लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सर देयर वाज अ ग्रेट नीड फॉर in a country like India where majority of its population still depends upon, so land reform were needed। क्या चाहिए था हमको, लैंड रिफॉर्म। और लैंड रिफॉर्म का मेन एम क्या है, इक्विटी लेकर आना। क्या लेकर आना, वो भी किस में लेकर आना, तो लैंड रिफॉर्म के अंदर पहला स्टेप क्या हो गया, अबॉलिशन ऑफ, बिल्कुल सर है सर, बिल्कुल सही है सर, सर अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी सर।
सर इंटरमीडियरीज को सर हटा दिया था सर, तो उसमें क्या बोलते हैं, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो इंडियन गवर्नमेंट टुक वेरियस स्टेप्स, बोलो बच्चे, इंडियन गवर्नमेंट टुक टू अबॉलिश द इंटरमीडियरीज, टू अबॉलिश द, तो इंटरमीडियरीज को हम लोगों ने हटा दिया था। तो कौन रह गए थे फिर सर, हमारे पास रह कौन गए थे सर, लैंडलॉर्ड्स को हटा दिया ना, मतलब कि जमींदार से ना ये तो हटा दिया, तो किसको ओनरशिप दे दी थी फिर, हाँ जी, टेनेंट्स ही क्या बन चुके थे, ओनर क्या बन चुके थे। सो द आइडिया बिहाइंड दिस स्टेप, क्या फायदा था जी, कि ओनरशिप ऑफ लैंड गोज टू दी टाइलर, ओनर लैंड गोज टू दी। So the idea behind this step was that ownership of land would give incentives to the actual to make improvements. किसके लिए to make? So इसका मतलब whenever we provide ownership to the land, whenever we provide ownership, जब हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे, ओनरशिप, तो ऑटोमेटिकली उनको क्या मिल गए, इंसेंटिव, क्या मिल गए। तो पहले तो वो किसी और के लिए काम करते थे, आज काम करना है खुद अपने लिए, तो उनको ऑटोमेटिकली उनको क्या मिला, इंसेंटिव, क्या मिला। सो सेकंड मेरे पास क्या, abolition of, so the abolition of intermediaries brought 200 lakh tenants directly to the connect with the government. The ownership rights granted to the tenants gave them the, हाँ जी, क्या मिला उनको, to increase the and their contribution to growth in agriculture. तो मेरा फर्स्ट हो गया, that is abolition of intermediaries, abolition of intermediaries. सेकंड क्या हो गया, बट क्या abolition of intermediaries सक्सेसफुल था, नहीं सर सक्सेसफुल नहीं था सर, क्यों नहीं था, however क्या आ गया ये, the goal of equity was not fully by the abolition of intermediaries, क्योंकि सर कुछ एरियाज के अंदर अभी भी जमींदार कंटिन्यू टू ओन, कह रहे हम छोड़ के नहीं जा रहे, क्या बोल रहे हैं जी, ओन लार्ज एरियाज ऑफ, बाय मेकिंग अ लूप होल, बाय मेकिंग अ इन दी, और कुछ केसेस में तो सर अभी भी सर टेनेंट्स वर एवेक्टेड, सर मार मार के भगा दिया, एंड जमींदार क्लेम टू बी अ। तो फर्स्ट क्या हो गया मेरे पास, फर्स्ट अबॉलिशन ऑफ, हाँ जी, फर्स्ट मेरे पास क्या, अबॉलिशन ऑफ, और सर सेकंड मेरे पास क्या है, लैंड। सर लैंड सीलिंग रेफर्स टू अ फिक्सिंग अ स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड, जो किसके पास होनी चाहिए, टेनेंट के पास, फिक्सिंग अ स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ विच इज कुड बी ओन्ड बाय एन, अगर उससे ज्यादा होंगे तो ले लेंगे, कम होंगे तो जस्ट बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल द लैंड्स बिलोंगिंग टू अ वुड बी बाय द गवर्नमेंट एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टीवेटर एंड स्मॉल। तो आपको क्या लगता है कि लैंड सीलिंग सक्सेसफुल हो गया होगा, बट बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। लैंड सीलिंग रेफर्स टू दी, दोबारा बोलो, फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ विच कुड बी ओन्ड बाय एन, द पर्पस, पर्पस क्या था, yes, to reduce the concentration of land onto the few in the few hands, को सब लोगों के, एक ही लोगों के पास नहीं होने चाहिए, अभी भी लैंड क्या हो जानी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट। तो एक पर्पस क्या हुआ, इक्विटी, क्या पर्पस हुआ, पर ये क्या लिखा हुआ है, हाउएवर का मतलब क्या होता है, अभी कोई लिमिटेशंस है। So the land ceiling legislation was challenged by the, हाँ जी, they delayed its implementation and this delay time was used to them to transfer their land names to their family and relatives. तो वहां पर भी हाउएवर था, यहां पर भी हाउएवर है। तो इसका मतलब हम दोबारा से बोल रहे हैं, क्या आए थे, लैंड रिफॉर्म्स, क्या आए थे, लैंड रिफॉर्म्स के दो पार्ट थे, एक कौन सा था, अबॉलिशन ऑफ, और एक कौन सा था, लैंड सीलिंग, अबॉलिशन ऑफ, और एक कौन सा था, लैंड सीलिंग। सो सॉरी सर, लैंड रिफॉर्म वाज सक्सेसफुल इन केरला एंड, ये क्वेश्चन पूछता हूं मैं आप लोगों से, पूछता हूं कौन से स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुआ था बेटर, कहां पे इंप्लीमेंट हुआ था बेटर, केरला एंड, बिकॉज जो जहां की गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, कमिटेड, कैसी थी, टू द पॉलिसी ऑफ लैंड। Unfortunately, other state did not have the same level of commitment and vast inequality in the land holdings continued. हम ये किसके बारे में बात कर रहे हैं जी, एग्रीकल्चर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बताओ, बट कब बताओ, इंडिपेंडेंस के बाद। इकोनॉमी इज इक्वल्स टू बाजी प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सबसे पहले कौन सा था, प्राइमरी, प्राइमरी मींस एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में क्या हुआ सर, एग्रीकल्चर के आपने पहले हमको फीचर्स बताए थे, क्या फीचर्स बताए थे, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, सर ये क्या थे फीचर्स, क्या थे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सर उसके बाद आपने बताया कि एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए 5 ईयर प्लान्स के अंदर कुछ रिफॉर्म्स आए, क्या है, रिफॉर्म, जिसमें मेरा फर्स्ट रिफॉर्म क्या था, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, सेकंड इज, एक तो हो गया लैंड रिफॉर्म, एक क्या हो गया, मतलब कि रिफॉर्म्स आ गए। एक हमारे पास था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म को क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या था, यूज ऑफ HYV सीड्स, क्या मतलब था, यूज ऑफ, सो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, जिसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, ग्रीन रेवोल्यूशन। और यही मेरे पास कौन से रिफॉर्म्स है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, यही मेरे पास कौन से रिफॉर्म्स हैं,
टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स हैं? So the new reforms, the new agriculture strategy was adapted in Indian planning during the third plan. कौन से प्लान में? Yes, come on. First 5-year plan 1950, second 5-year plan 1956, third 5-year plan 1961. So mid of 1960s to mid of 1970s and mid of 1970s to mid of 19. Sir, there are two phases for green revolution. दो phases थे किसे ग्रीन रेवोल्यूशन के। स्टार्ट कब हुआ? थर्ड 5-year प्लान में। स्टार्ट कब हुआ? और थर्ड 5-year प्लान मतलब कब से लगा? 1961 से लेकर 1966 तक। तो बोलते हैं मिड ऑफ 1960s में स्टार्ट हो गया था मेरे पास टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। कौन से रिफॉर्म? हाँ जी, कौन से रिफॉर्म्स? द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलोड इन इंडिया वाज ग्रेजुअली बीइंग, हाँ जी, ट्रेडिशनल सिस्टम हटा दिया। क्या यूज करना शुरू हो गया? HYV सीड्स। क्या? हाँ जी, एंड प्रोडक्टिविटी सिलेक्टेड ऑफ द कंट्री थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ, किसको इंट्रोड्यूस किया? मॉडर्न लाइक फर्टिलाइजर्स, क्रेडिट, मार्केटिंग। और आप लोगों को तो पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूरल मार्केटिंग, दैट इज इंस्टीट्यूशनल एंड पर अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी भी हमारी कंट्री में कितने परसेंट लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के? कितने परसेंट लोग थे? मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज वेरी ड्यू टू द यूज ऑफ, तो थैंक यू बोल दो किसको? HYV। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एफर्ट, जो किससे लगा? एग्रीकल्चर। एक स्टैग्नेशन हटा दी किसने? साइंटिस्ट ने। वर परमानेंटली ब्रोकन बाय दी। सो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, दैट इज HYV सीड्स। पीरियड कौन सा था? मिड ऑफ 1960s टू मिड ऑफ 19। So in the Kharif season 1966, India adopted the high yielding variety program for the first time, and the program was successfully due to the bolo high yielding variety of seeds, educate, irrigation facility, application of fertilizers, pesticides, and sir ये application of fertilizer, pesticides plus sir we need a high dose of irrigation facilities of pesticides. That is why sir there are two phases of a green revolution. That is फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। सर फर्स्ट फेज सर मैक्सिमम सर वही अफोर्ड कर सकते थे जिनके पास पैसा था, इरिगेशन फैसिलिटीज थी। बट सर सेकंड फेज में सर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई क्या? सब्सिडीज। क्योंकि सर ग्रीन रेवोल्यूशन की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक डिफरेंस क्रिएट किया था किसके बीच में? रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स। तो जो डिफरेंस क्रिएट किया था, इनइक्वालिटी क्रिएट की थी, इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करवाई थी? सब्सिडीज। तो वो सेकंड फेज है। वो कौन सा फेज है? सो मिड ऑफ 1960s टू मिड ऑफ 1970s। सर ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस क्या होता था? व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज। और सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता? व्हीट। दैट इज व्हाई ग्रीन रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज व्हीट रेवोल्यूशन। क्या बोलते थे? दीज सीड्स कैन बी यूज्ड इन, जहां भाई क्या चाहिए था? एडुकेट फैसिलिटीज टू ड्रेनेज एंड, तो जहां पर ये फैसिलिटीज नहीं है वहां ग्रीन रेवोल्यूशन यूज। सो हाँ जी, क्या क्या रीजन थे फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के इंप्लीमेंट होने के? सर हमको क्या क्या चाहिए था? कम ऑन। फर्स्ट इज फर्टिलाइजर फैसिलिटीज एज कंपेयर टू द अदर ऑर्डिनरी सीड्स। दीज सीड्स में हैव यूज अ हैवी डोज ऑफ, दैट इज 4 to 10 times मोर फर्टिलाइजर टू गेट द लार्जेस्ट। सेकेंड क्या चाहिए? टू डिराइव द बेनिफिट फ्रॉम द इंडियन फार्मर नीड टू हैव अ रिलायबल, और क्या चाहिए? फाइनेंशियल। तो जरा एक बताना नीड्स क्या क्या है, बोलो। फर्स्ट नीड यस केमिकल। सेकंड नीड्स बोलो बच्चे, इरिगेशन। हाँ जी, थर्ड नीड बोलो। ये तीन चीजें चाहिए जो कि पुअर फार्मर के पास। तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट सबसे पहले किसने लिए थे? रिच फार्मर्स ने। किसने लिए थे? और उसके बाद सेकंड फेज में बेनिफिट किसको दिए? पुअर को। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के कितने फेजेस हो गए? दो फेज, फेज 1 एंड फेज, हाँ फेज 1 के इन द फेज 1 मिड ऑफ 1960s टू मिड ऑफ 19 and phase 2 mid of 1970s to mid of 19। क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ जी एकदम क्लियर। हाँ जी, द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी इनेबल इंडिया टू अचीव दी सेल्फ सफिशिएंसी। तो एक काम करो कुणाल सर, मुझे ना आप ना बेनिफिट बता दो ग्रीन रेवोल्यूशन के। फर्स्ट बेनिफिट अटेनिंग दी मार्केटेबल सरप्लस। क्या अटेन कर रहे हैं जी? हाँ जी, मार्केटेबल सरप्लस का मतलब क्या होता है? आफ्टर दी सेल्फ कंजम्पशन जितना बचेगा वो मार्केट में बेच देंगे, उसे क्या कहते हैं? अटेनिंग दी मार्केटेबल सरप्लस। सेकंड मेरे पास क्या था जी? अटेनिंग दी, सॉरी सेकंड मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? मेंटेनिंग दी बफर स्टॉक। द ग्रीन रेवोल्यूशन enabled the green government to procure sufficient amount of to build a stock which could be used in times of food shortage. Third benefit to the low income group.
इसका मतलब इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड क्रॉप की प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई कि फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी मार्केट में ज्यादा होगी, और जिस चीज की अवेलेबिलिटी मार्केट में ज्यादा हो जाती है उस चीज का प्राइस कम हो जाता है, उस चीज का प्राइस, जिसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है उस चीज का प्राइस। तो जो लोग पहले फूड क्रॉप्स इजीली परचेज नहीं कर पाते थे, प्राइस कम होने की वजह से वो भी इजीली परचेज कर पा। तो ये क्या मतलब हो गया, बेनिफिट टू दी लो इनकम ग्रुप। सो एज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय दी इन दी, so their prices declined just because of their availability, just because of their, so low income जो ग्रुप लोग थे भाई, who spend a large percentage of their income on, उनको बेनिफिट हुआ फ्रॉम दिस डिक्लाइन इन। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, अटेनिंग द मार्केटेबल सरप्लस, मेंटेनिंग द बफर स्टॉक, और थर्ड बेनिफिट, हाँ ये थर्ड बेनिफिट, बेनिफिट टू दी लो इनकम ग्रुप। बेनिफिट टू दी फेजेस कौन कौन से थे, फेज 1 एंड फेज 2। रिक्वायरमेंट कौन कौन सी थी, केमिकल, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी और फाइनेंशियल। और ग्रीन रेवोल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, यूज ऑफ HYV सीड। और क्रॉप्स कौन कौन से प्रोड्यूस होते थे, व्हीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज। सर कुछ रिस्क भी था क्या, हाँ, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, हाँ जी, रिस्क ऑफ, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, हाउएवर दिस रिस्क वाज कंसीडरेबली रिड्यूस्ड बाय, कैसे, सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय दी। और सेकंड क्या था, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम। सबसे बड़ा रिस्क किसके अंडर, द ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर सबसे बड़ा रिस्क किस चीज का था जी, क्या बढ़ गई थी, इनकम इनक्वालिटी। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज होता था HYV सीड एंड फार्मर्स आर ऑलवेज रेजिस्ट दी चेंजेस, और खासकर वो फार्मर जिनके पास पैसा नहीं था। तो इसलिए भाई रिच और पुअर फार्मर के बीच में क्या बढ़ गई थी, इनइक्वालिटी, क्या बढ़ गई थी। तो दो मुझे लिमिटेशन बताओ, फर्स्ट लिमिटेशन इज रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, और सेकंड लिमिटेशन, तो दोबारा शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, ग्रीन एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच वी यूज दी HYV सीड्स, 5 क्रॉप्स, phases, phase 1 and phase 2, mid of 1960s to mid of 19 and mid of 1970s to mid of 19। अरे इंपॉर्टेंस बता दो, फर्स्ट इंपॉर्टेंस अटेनिंग द मार्केटेबल, सेकंड मेंटेनिंग द बफर स्टॉक, और थर्ड बेनिफिट टू द लो इनकम ग्रुप। अरे रिस्क बता दो, ये फर्स्ट रिस्क ऑफ, और सब सेकंड रिस्क है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी। क्लियर है इतनी बात। तो इनकम इनइक्वालिटी को भी दूर करा गया कि जैसे गवर्नमेंट ने क्या प्रोवाइड करवाई, सब्सिडीज, क्या प्रोवाइड करवाई, द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अ स्मॉल फार्मर्स सो दैट दे कुड also have access to the needed input. So since the small farmers could obtain the required input, the output on small farmers equal to the output of a, सर अब जो इनइक्वालिटी थी, जो क्या थी इनइक्वालिटी, सर वो क्या हो गई, रिड्यूस। बट सर फार्मर्स को क्या प्रोवाइड करवाई थी, सब्सिडीज, क्या प्रोवाइड करवाई थी। तो सर सब्सिडीज के ऊपर सर कुछ इकोनॉमिस्ट फेवर में थे और कुछ इकोनॉमिस्ट फेवर में, तो इसका डिबेट थी, एक पॉजिटिव पॉइंट्स है और कुछ क्या थे, नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे सर, पॉजिटिव पॉइंट्स से सर फार्मर्स आर ऑलवेज इन अ ग्रेट नीड फॉर द क्रेडिट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो फार्मर्स को सर चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, फाइनेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, फार्मर्स को हमेशा क्या चाहिए होता है, फाइनेंस। और सर फार्मर्स का टोटल डिपेंड किसके ऊपर होते हैं, मॉनसून के ऊपर, तो सर उस लोगों को सब्सिडीज देनी चाहिए। बट नेगेटिव पॉइंट क्या था, कह रहे एक बार सब्सिडीज दे दी, हेल्प कर दी, हेल्प करने के बाद तो सब्सिडीज देने की जरूरत नहीं है। प्लस आप सब्सिडीज दे क्या रहे हो, फर्टिलाइजर्स दे रहे हो, कह रहे फर्टिलाइजर आप लेते किससे हो, प्राइवेट सेक्टर से, तो मैक्सिमम बेनिफिट तो किसको हो रहा है, प्राइवेट को। तो डिबेट हुई, किसके अगेंस्ट डिबेट हुई, डिबेट ओवर, बोलो ना, डिबेट ओवर सब्सिडीज टू दी एग्रीकल्चर। और सर सब्सिडीज की डिबेट में क्या हुआ, सब्सिडीज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एग्रीकल्चर मींस दैट फार्मर्स गेट, वो भी एट अ प्राइस लोअर देन दी। सो ड्यूरिंग द initial phase of green revolution, new technology was looked upon as being risky by the, so farmers always resist changes, farmers always resist, तो इसलिए so it was necessary for the government to grant a, इसलिए गवर्नमेंट के लिए जरूरी था कि क्या देना, to provide an incentive for adoption of new HYV, but however with the passage of, there has been debate over the huge amount of subsidies granted to the government। तो फेवर समझ आ गया, फेवर क्या था कि भाई एग्रीकल्चर हमेशा से क्या है, एक रिस्की बिजनेस, इसलिए क्या देती रहनी चाहिए, सब्सिडीज। और मेजॉरिटी ऑफ फार्मर बेचारे कौन है, पुअर, इसलिए क्या देती रहनी चाहिए, सब्सिडी। बस कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे रुको, कह रहे एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज द इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन, ये भी बेनिफिट ही हुआ, देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए, सब्सिडीज। हाँ जी, पर कुछ इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, अगेंस्ट है। मैंने कैसे, क्यों, कह रहे अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट सब्सिडीज वर ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव फॉर अडॉप्शन ऑफ
इंसेंटिव दिया था क्योंकि वो क्या अडॉप्ट करें, HYV सीट कर लिए अडॉप्ट, छोड़ दो, अब खुद कमा लेंगे। सो आफ्टर दी वाइड एक्सेप्टेंस, जब एक्सेप्ट कर लिया ऑफ टेक्नोलॉजी, सब्सिडीज शुड बी phased out, subsidies should be as their purpose has been। और कुछ क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सब्सिडीज डू नॉट बेनिफिट द पुअर एंड स्मॉल फार्मर, क्योंकि सब्सिडीज आप ले किससे रहे हो, आप सब्सिडी ले रहे हो इंडस्ट्रीज से। किस ले रहे हो, जो इंडस्ट्रीज मतलब कौन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तो बेनिफिट दे रहे हो आप लोग फार्मर को ये सोचकर कि बेचारे के पास पैसे नहीं है, बट सर आप वो ले किससे रहे हो, प्राइवेट इंडस्ट्री से, तो मैक्सिमम बेनिफिट उनको हो रहा है। तो इसका मतलब डिबेट ओवर दी क्या थी, सब्सिडीज कुछ फेवर में थे और कुछ क्या थे जी, अगेंस्ट। तो किसके बारे में बात कर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी। हाँ जी, इंडिपेंडेंस कब मिली थी बच्चे, 1947। हाँ जी, इंडिपेंडेंस 1940, और 1947 के बाद हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, प्लानिंग कमीशन 1950, एग्रीकल्चर से पहले क्या है, रिफॉर्म्स। फर्स्ट रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म, सेकंड रिफॉर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। तो सर ये सब कुछ हुआ किसके अंदर हुआ, एग्रीकल्चर के अंदर। किसके अंदर, तो सर इसको क्रिटिकली क्या कर दो, अप्रेस बिटवीन 1952 तो 1950 टू 1990 एग्रीकल्चर में जो जो हुआ उसको क्रिटिसाइज और क्या कर दो जी, अप्रेस। सबसे पहले सर हम क्रिटिसाइज कर रहे थे सर, और अप्रेस करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या है सर, सर लैंड रिफॉर्म्स आए सर, उसके अंदर 2 पार्ट थे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, और क्या था बच्चे, लैंड सीलिंग। अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स और क्या था, तो सर बहुत बढ़िया सर, सर लैंड रिफॉर्म्स आए और क्या आया बच्चे, ग्रीन रेवोल्यूशन वर द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। सर बिटवीन 1950 1990 देयर हैज बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बोलो बल्ले बल्ले। एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया बिकम अरे बोलो बल्ले बल्ले, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी 1950 एंड 1990 कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर, अब बोलो डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बट नॉट द पॉपुलेशन। हम लोग तो खुद चाहते थे कि पॉपुलेशन कम हो, किससे जी, एग्रीकल्चर से, और कहां शिफ्ट हो जी, इंडस्ट्री, और इसको गुड स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं। बट पॉपुलेशन तो अभी भी डिपेंडेंट ज्यादा थी, जबकि जीडीपी कंट्रीब्यूशन था वो क्या होते गया, कम। क्या होते गया, सो द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव अ गुड, तो हम तो चाहते थे कि लोग एग्रीकल्चर से कहां शिफ्ट हो, so industry provides employment which is more stable than the employment in the, so industrialization promotes the and overall, so इसलिए सर industries are always better than the agriculture। तो हम चाहते थे लोग शिफ्ट कहां पर हो, बट लोग अभी भी शिफ्ट एग्रीकल्चर में नहीं हुए। सो एट द टाइम ऑफ, लोग अभी भी शिफ्ट इंडस्ट्रीज में, अभी भी लोग डिपेंडेंट किसके ऊपर है, so at the time of independence the variety of industries were very, the cotton and jute industries were mostly developed in India, there were only 2 well managed iron and, कब हुआ था, टिस्को 19, एक जमशेदपुर और एक कहां पे था, कोलकाता, यस ठीक है। सो देयर वाज अ स्ट्रांग नीड टू एक्सपैंड द इंडस्ट्रियल बेस। तो सर अब हमारे पास किसकी बात करोगे आप, इंडस्ट्रीज, किसकी बात कर रहे हैं सर, इंडस्ट्रीज में क्या हुआ था सर, इंडस्ट्रीज में सर आईपीआर आया था, क्या आया था, एक तो है सर फर्स्ट आईपीआर 1948, उसके बाद सेकंड आईपीआर 1956, and according to the second IPR 1956 all the industry were classified into 3 parts, that is schedule A, schedule B and schedule C. So schedule A consists of 17 industry which is totally controlled by the government. Schedule B consists of 12 industry controlled by the government, supported by the private sector. And schedule 3 4 industry, in schedule C there are 3 4 industry which is totally controlled by the private sector, managed by the private sector, but for those industries we need a license. But license कौन प्रोवाइड करवाएगा, गवर्नमेंट। कौन प्रोवाइड कराएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग पॉलिसी। बड़े मुश्किल से उन 3 4 इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, लाइसेंस। बट लाइसेंस लेने के बाद अभी भी लोग कहां से परचेस करते थे, बाहर से। कहां से परचेस करते थे, तो जिन्होंने लोगों ने लाइसेंस लिया वो रोते रोते किसके पास गए, गवर्नमेंट के पास, कहते हम लोगों ने आपसे लाइसेंस भी लिया बट तब भी लोग हमसे परचेज नहीं कर रहे। तब जाके गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। क्या लगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि जो लोग बाहर से क्या करवाते हैं, इंपोर्ट, हम लोग वही चीज अपनी कंट्री के अंदर क्या करेंगे, प्रोड्यूस। बट अगर तब भी लोग कहां से मंगवाएंगे, बाहर से, तो हम लगा देंगे टैरिफ एंड कोटा। आई बात समझ, एकदम क्लियर है। तो ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट था जो आज हम लोगों ने फिनिश किया। मेरा लास्ट पार्ट पेंडिंग है किस चीज का, इंडस्ट्रीज का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, इंडस्ट्रीज। थैंक यू सो मच, जय माता दी।